आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही। जहां एक तरफ केजरीवाल गुजरात हिमाचल फतेह करने की कोशिश में लगे हैं, तो दूसरी तरफ उनके नेता भ्रष्टाचार के मामलों में फंसते जा रहे हैं। केजरीवाल तो अपनी पार्टी के नेताओं को कट्टर ईमानदार बताते रहते हैं, लेकिन कोर्ट में उनकी पार्टी के नेताओं के कट्टर ईमानदारी की हवा निकल जाती है। मंत्री सत्येंद्र जैन से लेकर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया तक केंद्रीय जांच एजेंसियों के रडार पर हैं। सत्येंद्र जैन जेल की हवा खा रहे हैं, तो वहीं मनीष सिसोदिया पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। हालांकि फिर भी केजरीवाल पार्टी के नेताओं को पाक साफ बताते हैं। हालांकि कोर्ट का जो फैसला आ रहा है वो केजरीवाल के लिए तगड़ा झटका है। केजरीवाल के मंत्री सत्येंद्र जैन और फंसते नजर आ रहे हैं। इस बार भी सत्येंद्र जैन को कोर्ट से जमानत नहीं मिली है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 5 नवंबर को होगी। आपको बता दें कि सत्येंद्र जैन ने अपनी याचिका में दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट ने सत्येंद्र जैन की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों को दूसरी अदालत में ट्रांसफर करने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी थी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन को दूसरे जज के पास ट्रांसफर करने की मांग वाली ईडी की याचिका को अनुमति दे दी थी। इसके बाद इस मामले को स्पेशल जज विकास ढल को ट्रांसफर कर दिया गया। मतलब केजरीवाल और उनके मंत्री सत्येंद्र जैन की दलीलों पर कोर्ट को भरोसा नहीं है। कोर्ट में सत्येंद्र जैन अपनी बेगुनाही के सबूत नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन केजरीवाल उन्हें क्लीन चिट देते नहीं थक रहे। हालांकि देश की जनता सब जानती है कैसे केजरीवाल दूसरे दलों के नेताओं पर तो खूब आरोप लगाते हैं, लेकिन जब उनके मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद हैं, तो केजरीवाल उन्हें आज का भगत सिंह बताते हैं। हालांकि सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया के बहाने बीजेपी केजरीवाल को घेर रही है। गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव में भी आम आदमी पार्टी को इसका नुकसान हो सकता है। बिहार की राजनीति की हवा ही कुछ अलग है। जहां एक तरफ नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव बिहार की दशा और दिशा बदलने की बात कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर नीतीश कुमार पर तमाम विपक्षी दल तंज कसने से नहीं चूक रहे। दरअसल बिहार में महागठबंधन की सरकार बने अभी कुछ ही महीने बीते हैं, लेकिन जेडीयू और आरजेडी में अनबन की खबरें आती रहती हैं। ऐसा लग रहा है जैसे गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है और उपचुनाव के बाद बिहार की सियासत एक बार फिर करवट ले सकती है। दरअसल बिहार में गोपालगंज और मोकामा विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव का प्रचार 1 नवंबर को समाप्त हो रहा है। महागठबंधन की ओर से इन दोनों ही सीटों पर बीजेपी के सामने आरजेडी ताल ठोक रही है, लेकिन महागठबंधन के मुखिया नीतीश कुमार ने आरजेडी के उम्मीदवारों के लिए प्रचार करने से मना कर दिया है। इसके बाद से ही बिहार में राजनीति गरमाई हुई है। दरअसल नीतीश कुमार ने कहा कि वो जख्मी हैं और इसीलिए उनका चुनाव प्रचार में जाना मुश्किल है। इसी को लेकर बीजेपी को महागठबंधन को घेरने का मौका मिल गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि अखबारों में पढ़ा है कि नीतीश कुमार अस्वस्थ हैं। उनकी कामना है कि नीतीश कुमार जल्दी से स्वस्थ हो जाएं। इसके साथ ही रविशंकर प्रसाद ने तंज कसते हुए कहा कि गुरुवार को पटना में चित्रगुप्त पूजा थी और नीतीश कुमार चित्रगुप्त पूजा में भगवान चित्रगुप्त का आशीर्वाद लेते दिखे गए थे। ऐसे में जब नीतीश कुमार पटना में कहीं जा सकते हैं, तो फिर चुनाव में भाग लेने क्यों नहीं जा रहे हैं। आपको बता दें कि इस दौरान रविशंकर प्रसाद ने कहा कि तेजस्वी और नीतीश कुमार का गठबंधन विशुद्ध रूप से राजनीतिक स्वार्थ का गठबंधन है। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव का नीतीश कुमार के ऊपर भारी दबाव है और वो जल्द से जल्द तेजस्वी यादव को बिहार का सीएम बनाएं। इसके बाद रविशंकर प्रसाद ने पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के बयान की याद दिलाते हुए कहा था कि जीतन राम मांझी ने भी एक बयान दिया है कि आ लौट चले। उन्होंने कहा कि जीतन राम मांझी सीएम नीतीश के काफी करीबी हैं और इस दौरान रविशंकर प्रसाद ने नीतीश कुमार को अपने सवालों के घेरे में ले लिया। रविशंकर प्रसाद सरकार ने आगे ये भी कहा कि केंद्र सरकार बिहार में पीएफआई के मॉड्यूल को बर्दाश्त नहीं करने देगी। पीएफआई को लेकर सीएम चुप क्यों हैं? उन्होंने कहा कि यहाँ पर बिहार में अपराध के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। बीजेपी का 2025 में अपना सीएम होगा। दरअसल उपचुनाव के ऐलान के बाद से ही आरजेडी और जेडीयू के बीच तकरार की खबरें सामने आ रही थी। कहा जा रहा है कि आरजेडी द्वारा दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारने से नीतीश कुमार नाराज हैं। नीतीश कुमार चाहते हैं कि एक सीट उसे मिले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब देखना होगा कि उपचुनाव के नतीजों के बाद क्या होता है। लेकिन नीतीश कुमार द्वारा आरजेडी के उम्मीदवारों के लिए प्रचार करने से मना करना इन कयासों को बदल रहा है कि महागठबंधन में ऑल इज वेल नहीं है। गुजरात हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दल अखाड़े में कूद पड़े हैं और बयानबाजी का दौर चल पड़ा है। तो वहीं आप संयोजक अरविंद केजरीवाल हिंदू कार्ड खेलने के चक्कर में उन लोगों को ही निशाने पर आ गए हैं जो कभी उनकी पार्टी के समर्थक थे।
आपको बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर मांग की है कि नोटों पर देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश जी की तस्वीरें लगाई जाएं। अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि अगर देश की करेंसी पर देवी देवताओं की तस्वीरें होंगी तो अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और समृद्धि आएगी। ऐसे में जब से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नोट पर फोटो वाला बयान दिया है, तभी से इस पर हंगामा मचा हुआ है और अब बॉलीवुड सेलेब्स भी इस पर आपत्ति जता रहे हैं और अपनी राय रख रहे हैं। बॉलीवुड के संगीतकार से लेकर एक्टर और खुद केजरीवाल के पार्टी के नेता ने इस पर आपत्ति जताई है। केजरीवाल की करेंसी पर भगवान की तस्वीरों पर विशाल ददलानी ने ट्वीट किया है कि जिसमें लिखा है, भारत का संविधान कहता है कि हम एक सेक्युलर समाज से आते हैं, इसीलिए शासन में धर्म का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मेरा ऐसा किसी भी व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है जो धर्म के किसी भी हिस्से को सरकार के किसी भी पहलू में लाता है। जय हिंद। वहीं इस मुद्दे पर विशाल ददलानी के ट्वीट के बाद अब आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ चुकी गुल पनाग ने भी ट्वीट किया। गुल पनाग ने करेंसी नोटों पर अपने ट्वीट में लिखा है, चाहे वो साध्य हो या अपने आप में अंतर धर्म को हर चीज मिलाना, ये एक ऐसा खेल है जिसे अब हर कोई खेलेगा, सिर्फ नेता ही नहीं। जो असहमत है वो संविधान की दुहाई दे सकते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होने वाला। वहीं एक्ट्रेस गौहर खान ने ट्वीट कर केजरीवाल पर निशाना साधते हुए लिखा कि एक नेता जो मुझे लगता है कि विकास पर ध्यान केंद्रित करेगा, वो राजनीति में जीतने की दौड़ का शिकार हो गया है। सबसे कमजोर किस्म के राजनेता की धर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो वहीं नकुल मेहता ने एमएलए आतिशी का एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें आतिशी कहते दिख रही हैं कि आप चाहते हैं तो अरविंद केजरीवाल से नफरत कर सकते हैं, लेकिन देवी लक्ष्मी और गणेश से तो नफरत ना करें, उनके आशीर्वाद से नफरत ना करें, आप इस देश की समृद्धि से नफरत ना करें। इस वीडियो को शेयर करते हुए नकुल ने कैप्शन में लिखा, और आखिरकार एक दिन सभी गिर ही जाते हैं। क्या केजरीवाल साहब, हिंदू घाट खेलने के चक्कर में आप तो लोगों के लपेटे में आ गए। चलिए कोई नहीं, ये जनता है, हर चीज का हिसाब करती है। सवाल है कि केजरीवाल को चुनाव के समय ही क्यों हिंदुओं की याद आती है। ऐसे तो आम आदमी पार्टी के नेता हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते नजर आ जाते हैं। गोपाल इटालिया और साथ ही राजेंद्र पाल गौतम के बयानों पर केजरीवाल क्यों चुप्पी साधे हुए हैं। इतनी ही हिंदुओं की चिंता है तो केजरीवाल ने क्यों नहीं इटालिया और गौतम को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। जवाब तो देना ही पड़ेगा। महाराष्ट्र की राजनीति भी गजब है साहब। कौन कब किसके करीब जाता और किससे दूर कांड होने के बाद ही पता चलता है, और इसका ताजा उदाहरण शिंदे गुट की बगावत है। हालांकि महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन के बाद काफी कुछ बदल चुका है। उद्धव ठाकरे जो सीएम रहते हुए पीएम मोदी को चैलेंज करते थे, राज्य में केंद्र सरकार को काम करने से रोकते थे, यहां तक कि सीबीआई जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों के कामों में दखल देते थे, वो अब खुद की पार्टी का अस्तित्व बचाने में लगे हैं। हालांकि अब उद्धव ठाकरे को अंदाजा हो गया है कि पीएम मोदी से पंगा लेकर राजनीतिक मैदान में टिकना मुश्किल है। ऐसे में उद्धव अब बीजेपी के आगे नतमस्तक हो गए हैं और अब शिवसेना उद्धव गुट इशारों ही इशारों में बीजेपी को अपने पास बुला रही है। शिवसेना उद्धव गुट ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को लेकर सामना में एक लेख के जरिए बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। दरअसल हाल ही में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम फडणवीस ने कहा था कि महाराष्ट्र की राजनीति में ऐसा कटुता आ गई है जिसे नकारा नहीं जा सकता। इसी को लेकर शिवसेना उद्धव गुट ने अपने मुखपत्र सामना में फडणवीस की तारीफ करते हुए लिखा कि फडणवीस कटुता खत्म कर दो, लग जाओ काम पर। सामना में लिखा गया कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम ने काफी समझदारी वाली बातें की थी, इसके लिए उनकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। फडणवीस का स्वभाव मिलजुल कर पेश आने वाला है, लेकिन सत्ता जाने के बाद वो बिगड़ गया। नए सत्ता परिवर्तन के बाद उनमें परिपक्वता आ गई होगी, ऐसा मालूम पड़ता है। सामना में लिखा गया कि महाराष्ट्र की राजनीति में न केवल कटुता बल्कि बदले की राजनीति का विषैलापन उमड़ रहा है। इस प्रवाह का मुख्य कारण बीजेपी की हालिया राजनीति है, लेकिन इस मामले में फडणवीस जैसे नेताओं को अब पछतावा होने लगा है, तो उस विष को अमृत बनाने का काम भी उन्हीं को करना है। आपको बता दें, सामना का संपादकीय ज्यादातर संजय राउत ही लिखा करते थे, लेकिन फिलहाल वो जेल की सलाखों के पीछे हैं, इसीलिए माना जा रहा है कि सामना में छपा ये संपादकीय पार्टी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने ही लिखा है। अब सवाल उठ रहा है कि उद्धव ठाकरे का रुख बीजेपी को लेकर अचानक नर्म क्यों पड़ा? तो इसके पीछे की वजह शिवसेना में दो फाड़ है। उद्धव ठाकरे जानते हैं कि शिवसेना में बगावत के पीछे बीजेपी का हाथ है,
ऐसे में उनकी पार्टी का जो नुकसान हुआ है उनकी भरपाई इतनी जल्दी नहीं की जा सकती। इसके साथ एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे बीजेपी के साथ नजदीकियां बढ़ा रहे हैं। ऐसे में अगर राज ठाकरे बीजेपी के साथ चले गए तो उद्धव को मराठी वोटों से हाथ धोना पड़ेगा। लिहाजा उद्धव ठाकरे को यह अंदाजा हो गया है कि नुकसान की भरपाई करना है तो कुछ चीजें भूल कर आगे बढ़नी होगी। ऐसे में फडणवीस के बयान के बाद सामना में छपा ये लेख उद्धव गुट का बीजेपी से सुलह की ओर बढ़ाया गया कदम माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।